हाय। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले जर्नल के बारे में पढ़ा, जर्नल एंट्रीज मैंने वीडियो में बताई है आपको। तो इसके बाद में एक मतलब जर्नल को जैसे हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं, वैसे उसके बाद में लेजर आता है। लेजर सेकेंडरी बुक है, मतलब जर्नल के बाद में लेजर आता है। लेकिन उसके पहले जर्नल में से हमें एंट्रीज को क्लासिफाई करना होता है। मतलब जैसे जर्नल के अंदर हम सारी एंट्रीज करते हैं, कैश की, क्रेडिट की, जो भी है। फिर उसके बाद में उसकी सब बुक्स होती है, मतलब हम उसको क्लासिफाई करते हैं एंट्रीज को। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में लिखे जाते हैं। और कैश बुक समझो कि कोई भी फॉर्म बड़ा है या उसमें बड़े कैश ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं और छोटे कैश ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। तो एक मेन कैशियर होता है और उसके नीचे एक पेटी कैशियर होता है। पेटी कैशियर मतलब क्या? जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन्स के नीचे हजारों के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैशियर रखा जाता है, जो डे टू डे मतलब टी, स्नैक्स, कॉफी वगैरह जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए, स्टेशनरी, दिस दैट, तो उसके लिए एक पेटी कैशियर मेंटेन करते हैं, मतलब अपॉइंट करते हैं। उसके लिए पेटी कैश बुक एक अलग से बुक बनाई जाती है, ताकि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इसमें बड़े में अगर आएगी तो दिक्कत, मतलब कोई नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन हजारों करोड़ों के ट्रांजेक्शन के सामने ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत छोटे लगते हैं, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक पेटी कैश बुक अलग से मेंटेन किया जाता है। तो ये दोनों जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट किया हो या ऑफलाइन पेमेंट किया हो, मतलब हार्ड कैश दिया हो कि कोई भी चेक से या ऐसे, मतलब इन शॉर्ट कैश आया, आइदर बैंक में आया और हार्ड कैश आया, कैश गया आइदर बैंक से गया या हार्ड कैश गया, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन ये दोनों बुक्स में आएंगे। उसके बाद में है परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। अब ये सारे जो बुक्स है वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब जर्नल प्रॉपर अभी फिलहाल आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग बुक है। तो ये जो चार बुक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आएंगे, मतलब जिसके अंदर पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्रीज आएगी। सेल्स बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की एंट्री आएगी। उसका पेमेंट अगर हमें मिला है तो वो पेमेंट की एंट्री कैश बुक में आएगी। परचेज का अगर हमने पेमेंट किया है तो वो एंट्री भी कैश बुक में आएगी। ओके। परचेज रिटर्न में, मतलब यहाँ पे हमने जो परचेज किया था उसमें से कुछ भी अगर रिटर्न होता है तो वो परचेज रिटर्न में आएगा। यहाँ पे हमने सेल्स किया है तो उसका जो भी रिटर्न हुआ है वो सेल्स रिटर्न में आएगा। अगर कैश परचेजेस और कैश सेल्स है तो ऑब्वियसली दोनों कैश बुक में आएंगे। और उसकी रिवर्स एंट्री जो है, अगर वो बाकी है पैसे देने या लेने तो इसमें आएगा, मतलब क्रेडिट में। और अगर पेमेंट, मतलब कैश का डील हो चुका है तो कैश बुक में आएगा। एज सिंपल एज दैट, मतलब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, इन कैश बुक only cash transactions are recorded, and in purchase book, purchase return book, sales book and sales return book only credit purchases, credit sales, जो परचेज किया है उसका रिटर्न, जो सेल किया है उसका रिटर्न ही सिर्फ इन चार बुक्स में आएगा। ओके। इसके अलावा है बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। अब ये इसका एक अलग टॉपिक है, जिसमें डेटर्स जो है वो हमें एक प्रोमिसरी एग्रीमेंट तैयार करके देते हैं। प्रोमिसरी नोट नहीं है ये, प्रोमिसरी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो हमें ऑफर करते हैं, मतलब कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो हमें पेमेंट करेगा। अगर हम उस कंडीशन को अग्री करते हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, क्योंकि वो 2 महीने 3 महीने बाद हमें पैसे मिलने वाले। तो ऐसे चीज में क्या होगा, उसका जो एंट्री जो है वो डेटास में से निकल के बिल्स रिसीवेबल में चला जाएगा। सेम वे बिल्स पेएबल के लिए, जब हम कोई क्रेडिटर के लिए अग्री करते, क्रेडिटर हम पे हमें बोलेगा कि आप 2 महीने 3 महीने बाद हमको ये पेमेंट करने के लिए बंधे हुए हो, और हम अग्री करते हैं तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, और उस हिसाब से हम पेमेंट के लिए बंध जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्स पेएबल रहेगा। ओके। क्रेडिटर्स की लिस्ट में से निकल जाएगा। लेकिन इसका एक टॉपिक अलग से पूरा 12th स्टैंडर्ड में है, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर है, तो वो जब भी आएगा तभी हम उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। अब इसमें से बाकी रहा जर्नल प्रॉपर।
अब जर्नल प्रॉपर क्या है? तो जर्नल प्रॉपर के अंदर हमें क्या कौन सी एंट्रीज करनी है जो ना कैश होगी ना क्रेडिट होगी। अब आप बोलेंगे मैम ये मतलब कैसी एंट्री है? क्रेडिट मतलब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्री। ओके, अब मशीनरी परचेज हमने क्रेडिट पे किया है, ठीक है, तो मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो वो गुड्स नहीं है, इसलिए उसको हम परचेज बुक में नहीं लिख सकते क्योंकि वो गुड्स नहीं है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आएगा, परचेज रिटर्न में जो ये यहाँ पे गुड्स खरीदा था उसका रिटर्न और यहाँ पे जो गुड्स सेल किया था उसका रिटर्न। अब हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे, अगर कैश देके खरीदा है तो वो कैश बुक में आएगा, लेकिन हमने फर्नीचर खरीद लिया है 10,000 12,000 जो भी मतलब अमाउंट है, लेकिन उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? तो जर्नल प्रॉपर को हम सिंपल सी लैंग्वेज में खिचड़ी बोलते हैं, मतलब जो बचा कुचा है वो सब डाल के जो बना देते हैं पका देते हैं उसको खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है, पहले के जमाने में। तो जर्नल प्रॉपर जो है वहां पे ना कैश ट्रांजेक्शन आएगा, ना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ना क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे जो एंट्रीज आएगी वो इन चारों में से या इन दो में से किसी में भी जो एंट्री नहीं आएगी वो यहाँ पे आएगी। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, तो हम क्या करते हैं, फर्नीचर रियल अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और जो भी गिवर है उसका नाम लिखते हैं, टू AB एंड सन्स या जो भी है। तो वो एंट्री देखिए ना वो कैश की एंट्री है ना वो क्रेडिट परचेज है, तो फिर कहाँ आएगी वो? तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी। फिर जब एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग का भी मैं बताऊंगी आपको कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। तो 31 मार्च तक मतलब रेंट है, सैलरी है, जो भी खर्चे ड्यू हो गए हैं लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, ओके, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो वो भी देखिए अभी ना कैश ट्रांजेक्शन है, ना क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन है, ना क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? तो वो बाकी है, पेमेंट करना बाकी है। अब आप बोलोगे कि मैम मतलब अगर बाकी है तो लिखना क्यों है? तो देखिए अकाउंट का क्या रूल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका क्या रूल है कि जो भी एक्सपेंसेस है मतलब स्पेशली नॉमिनल अकाउंट्स के लिए, नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही कंसिडर होते हैं, मतलब जो भी हमने पे किए हो कि नहीं किए हो वो ड्यू हो गए, मतलब उसको रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, फिर 1 मई से 31 मई तक, 1 जून से 30 जून तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। ऐसे समझो जुलाई की सैलरी हम अगस्त में पे कर रहे हैं, अगस्त की सैलरी सितंबर में पे कर रहे हैं, तो वैसे ही 31 मार्च पे जब ईयर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सैलरी पेमेंट का सिस्टम है वो समझो 5th ऑफ एवरी मंथ है, तो 31 मार्च की जो सैलरी है वो हम 5 अप्रैल को पे करेंगे, लेकिन 5 अप्रैल विल बी द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो कर देंगे, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट व्हाट अबाउट पेमेंट? पेमेंट तो किया नहीं है, तो टू कैश तो हमने किया नहीं है, तो ऐसे केस में वो आउटस्टैंडिंग होगा, हम वो पार्टी का नाम नहीं लिख सकते, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं और उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, वो टेम्पररी, जैसे हमने 5 अप्रैल को उसको पे कर देंगे मतलब खत्म, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट अपीयर नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वो उस साल का होगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मतलब जितने भी पेमेंट्स बाकी है, ड्यू हो गए, मतलब हमको सर्विसेज मिल गई है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, जो भी जिसका भी पेमेंट बाकी है ड्यू हो गया, 31 मार्च तक हमने अच्छे से सर्विसेज ले ली है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट कंपल्सरीली इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो in that case it's not a cash transaction, it's not a credit purchase, credit sales transaction, so we have to show salary account debit or rent account debit to outstanding salary or outstanding rent। तो ये टाइप की एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर में आएगी। ये आउटस्टैंडिंग का जो
चीज है ना वो मैं आपको जब ट्रायल बैलेंस करेंगे तभी अच्छे से मतलब बताऊंगी। अभी फिलहाल जर्नल प्रॉपर के लिए आप समझ लीजिए। इसका उल्टा अगर अगले साल का कोई हमने एक्सपेंसेस है वो इस साल में कर दिया है, जैसे कि इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस जनरली हम 6-6 महीने का 3-3 महीने का ऐसे पे करते हैं, तो हमारे हमारे 6 महीने समझो जून में होते कंप्लीट, ठीक है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हमेशा हम एडवांस में पे करते हैं, मतलब 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, अभी वो कैश तो पे कर दिया है, ठीक है, तो लेकिन वो रेंट जो सॉरी इंश्योरेंस जो है वो ड्यू नहीं हुआ है, तो कैश तो चला गया हमारा, तो वो 3 महीने का जो इंश्योरेंस है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ, तो वो डेबिट होगा। तो उसको हम जब क्रेडिट कब करेंगे, जब वो ड्यू हो जाएगा, मतलब 3 महीने खत्म होने के बाद में हम इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे। अभी फिलहाल हम वो 3 महीने का जो इंश्योरेंस है उसको हम डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्यू नहीं हुआ है। तो वो 3 महीने का जो इंश्योरेंस है, जो एडवांस पेमेंट किया है, 3 महीने का हो या 1 महीने का हो या 15 दिन का हो या 1 दिन का हो, अगर हमने 1 अप्रैल का एक्सपेंसेस 31 मार्च को किया हुआ है तो वो भी प्रीपेड ही कहलाया जाएगा। तो उसको आपको उस खर्चे का नाम नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। गॉट इट? डिटेलिंग में सब बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना ये समझ लीजिए कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो जनरल प्रॉपर में आएंगे, और जनरल प्रॉपर में जनरली क्लोजिंग एंट्रीज आएगी। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब 31 मार्च के टाइम पे जब ईयर खत्म होता है, तो हम सारे एसेट्स है, पर्सनल अकाउंट्स जो है, रियल अकाउंट्स है, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसकी भी जर्नल एंट्रीज होती है। तो वो जर्नल एंट्रीज जो होती है वो ना कैश होती है, ना क्रेडिट परचेज की होती है, ना क्रेडिट सेल्स की होती है, सिर्फ हम इस ईयर से नेक्स्ट ईयर उसको लेके जा रहे हैं, तो वो ट्रांसफरिंग एंट्रीज होती है। तो वो एंट्रीज को हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो वो जब ट्रायल बैलेंस सीखेंगे उस टाइम आपको सारी की सारी एंट्रीज के बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसे कौन सी एंट्री आएगी। ओके, फिलहाल हमें सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है नॉट इन डिटेल, क्योंकि मैं 12th के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको, क्योंकि कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही काम का है। तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि जिसको नहीं सीखना है, मतलब सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर नहीं सीखना है, उसको मतलब जबरदस्ती देखना पड़ेगा। तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर कैश बुक। ओके, पेटी कैश में इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि वो सिर्फ FIGC के कंसेप्ट में है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैश बुक बताऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।